बताइए रजत, कौन सा स्टॉक है जो कि आखिरी मिनटों में कमाई करा सकता है? गूगल एक पिक है पेन्नार इंडस्ट्रीज, जिस पे आप नजर रख सकते हैं। मैं मानता हूँ यहाँ पर एक तगड़े रिवर्सल के लिए तैयार है, क्योंकि ये बार बार अटेम्प्ट कर रहा था 50 दिन के एवरेज को होल्ड करने का, नहीं कर पाया, लेकिन आज फिर से इसके ऊपर निकलने की कोशिश करी है स्टॉक ने, और यहाँ से तगड़े रिवर्सल के लिए तैयार हो सकते हैं, क्योंकि अब नतीजे आने वाले हैं। और उससे पहले कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्टॉक्स चेज होंगे जहाँ पर बीती तिमाही में बेहतर नतीजे थे, बीते फिस्कल में बेहतर नतीजे थे, और कहीं ना कहीं जो इस तिमाही में बेहतर नतीजे पोस्ट कर सकते हैं। नेस्ले से पुल बैक देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट पिछले डिलीवरी वॉल्यूम्स भी देखेंगे पिछले सत्र के, तो वो भी काफी दमदार थे, यानी कि डिलीवरी बेस्ड बाइंग यहाँ पर नेस्ले से होती हुई नजर आ रही है। FY16 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 15% बढ़ा था, 80.9 करोड़ के आसपास की फिगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रंट पे कंपनी ने पोस्ट की थी, और बॉटम लाइन भी मजबूत हुई थी FY16 में। इस क्वार्टर पे भी एक्सपेक्टेशन स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पिछले बेस फिगर्स देखेंगे, वैन बैक कंपेयर करेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन जनरेट कर रहे हैं कि नतीजे काफी बेहतर यहाँ पर जनरेट कर सकता है। ऊपर से कंपनी केटर देखिए किस सेगमेंट को करती है, सोलर मॉड्यूल्स, रेलवे स्टोरेज, ऑटो कॉम्पोनेंट्स, स्टोरेज फैसिलिटीज, इन सभी कंपनियों को केटर करती है पेन्नार इंडस्ट्रीज। तो कहीं ना कहीं चला तो साफ तौर पे पहला टारगेट 47.5, उसके बाद 49.5 तक के टारगेट्स भी अप्रोच हो सकते हैं, और मेजर एवरेजेस क्रॉस कर सकता है रिजल्ट से पहले। इसको अपने रडार पर रखें, 44.5 45 के जोन पे आपको अपना स्टॉप लॉस को प्लेस करना होगा। जी, पेन्नार इंडस्ट्रीज अब 5% के उछाल के साथ डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। फाइनल बेट और अपने टारगेट्स के करीब पहुंचते हुए अब दिन के उच्चतम स्तरों पर आ चुका है। 5% के गेंस लेकर कामकाज कर रहा है। शुक्रिया रजत आपका। लेकिन बार फिर से देख लेते हैं जुबिलेंट फूड्स को, जो कि अब ऑलमोस्ट 2.5% नीचे आ चुका है। इनफैक्ट अब 3% नीचे, और दिन के निचले स्तरों पर यह स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। गौरांग, आपके कॉमेंट्स क्या हैं? ये पूरा ही स्पेस काफी खबरों में रहा है। अब केरल में जंक फूड पर फैट टैक्स लगाने की बात हो रही है। इससे पहले हमने देखा था कि जो फूड एडिक्टिव बैन है उसको लेकर भी ये पूरा ही स्पेस खबरों में रहा था। आप इस डेवलपमेंट को कैसा देखते हैं जुबिलेंट फूड्स के लिहाज से? दीपाली, ताज्जुब होता है मुझे, कोई राज्य इस तरीके के कदम उठाता है तो। और मेरे ख्याल से आप गॉड जोन कंट्री के रूप में प्रमोट करते हैं टूरिज़्म को, तो आप इस तरीके के कदम उठाते हैं तो मेरे ख्याल से जाहिर है कंपनी जो भी जुड़ी हुई है इस क्षेत्र से, मिसाल के तौर पर वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट जो कि मैकडोनल्ड्स के बर्गर से जुड़ी हुई कंपनी है, डोमिनोज पिज़्ज़ा मिसाल के रूप पर जुबिलेंट फूड वर्क्स, या फिर काफ़े कॉफ़ी डे, ऐसी सब कंपनियों को मेरे ख्याल से काफ़ी असर पड़ सकता है। ये देखना ज़रूरी होगा कि ये जो एडिशनल टैक्स की बात कर रहे हैं, फैट टैक्स सो कॉल्ड, क्या इसको पास ऑन करते हैं या कंपनी किसी तरह का ऑब्जॉर्ब करते हैं वगैरह वगैरह। अब तक जो भी रुझान रहा है वो किसी भी तरह के ऊपर के जो टैक्स लगते हैं या फिर कॉस्ट इंक्रीज होता है फूड इन्फ्लेशन को लेकर के, तो वो उपभोक्ता को दिया जाता है। और एक सवाल है मेरे जहन में, शायद वो सही है कि नहीं पता नहीं, लेकिन केरल की बनाना चिप्स भी काफ़ी मशहूर है, तो क्या इस पर भी ये लागू करेगा? चलिए गौरांग, मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ, लेकिन लेकिन टैक्स लगा है तो लगा है, अब क्या कर सकते हैं इस पे। लेकिन आपको तो शौक नहीं है दीपाली जंक फूड का? नहीं, मुझे शौक नहीं है, पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि हाल ही में ही जुबिलेंट फूड्स की ओर से कमेंट आए थे कि वो मतलब इंडिया में अपने फुटप्रिंट्स एक्सपैंड करने के लिए 130 से 140 नए स्टोर्स खोलेंगे। तो आई होप केरला शायद उनकी लिस्ट में ना अब होगा तो भी रिव्यू कर लेंगे उसको। पर राकेश, ये वेस्ट लाइफ डेवलपर्स और जुबिलेंट फूड्स, अब आप देखिए कैसा दिख रहा है चार्ट्स पर? ये देखिए चार्ट्स पे तो देखें तो जुबिलेंट फूड लग रहा था कि शायद बॉटम बना रहा है और शायद चलने की कोशिश कर रहा है, बट जिस तरीके से इसमें ये डेवलपमेंट हुआ है और स्टॉक में दोबारा से एक नेगेटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स खबर के चलते देखने को मिल रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है फॉर सॉर्ट टाइम बिंग तो स्टॉक से दूर रहना चाहिए किसी भी तरीके की बाइंग करने के लिए। बिल्कुल। खैर ये खबर लॉन्ग रेंजिंग है, बिकॉज इस तरह की चीज़ें अक्सर प्रेसिडेंट बनती हैं बाकी स्टेट्स के लिए भी, तो देखना होगा कि क्या कुछ और स्टेट्स भी फॉलो करते हैं। खैर इसकी बात पहले भी आई थी कि ये फैट टैक्स जो जंक फूड पर लगता है वो लग सकता है। वेस्ट लाइफ डेवलपर्स देखिए आप, अब 7.5% नीचे है। और अगर आप ये सोच रहे हैं वेस्ट लाइफ डेवलपर्स क्या है, तो ये मैकडोनल्ड्स की जो इंडियन सब्सिडरी है उसके पश्चिम और दक्षिण भारत की सारी फ्रेंचाइजी जो हैं वो वेस्ट लाइफ डेवलपर्स मेंटेन करते हैं, चलाते हैं। तो 7.5% नीचे वेस्ट लाइफ डेवलपर्स है, और जुबिलेंट फूड्स ये करीब 2.5% नीचे, जो कि पिज़्ज़ा की सबसे बड़ी चेन देश में ऑपरेट करते हैं। लेकिन ये जो टैक्स लगा है, फैट टैक्स, ये सिर्फ पिज़्ज़ा और बर्गर पर नहीं है। इस नोटिफिकेशन को देखना होगा कि जंक फूड की कैटेगरी में इन्होंने किन चीज़ों को डाला है, बिकॉज और कई इंस्टेंट फूड आइटम्स हैं जो कि इसके दायरे में आती हैं। जो कॉफ़ी चेन्स हैं,
या फिर जो इस तरह के फास्ट फूड चेन्स हैं उसमें जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो भी उसमें से कई प्रोडक्ट्स हैं जो कि जंक फूड की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन देश में फैट टैक्स लगाने वाला केरला पहला राज्य बना है। जी बिल्कुल, इनफैक्ट इसके अलावा केरला गवर्नमेंट ने 5% टैक्स लगाया है पैकेज्ड बासमती राइस और कोकोनट ऑयल पर। आप देख लेते एक बार एलटी फूड्स केआरबिल यहाँ तो पर चलिए, मतलब आपकी गौरंग आपकी इच्छा पूरी हो गई। कोकोनट ऑयल यू सेड राइट? हाँ, तो फिर तो आपके देखिए चिप्स पे भी लगेगा मतलब ये टैक्स, तो थोड़ा थोड़ा आपका पेन कम होगा गौरंग इससे। नहीं, मुझे इससे दर्द नहीं होता, ताज्जुब होता है मीर, क्योंकि आखिरकार तो ये उपभोक्ता को ही देना है और मैं बम्बई में हूँ, केरला में हूँ, तो इसका एक मेरे ख्याल से एक सकारात्मक सा रुझान हो सकता है। जी, लेकिन एक बार देख लेते हैं इंट्राडे चार्ट पर एलटी फूड्स केआरबिल यहाँ पर क्या रिएक्शन आया है, क्योंकि पैकेज्ड बासमती राइस और कोकोनट ऑयल इन दोनों पर ही 5% के टैक्स लगाने की बात हो रही है, इम्पोज किया गया है। इनफैक्ट आप देखें एलटी फूड्स पर रिएक्शन जो है वो उल्टा है। डे हाई पर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 1% के गेंस लेकर 2 के लेवल्स पर। आप कुछ कमेंट करेंगे राकेश? दिवाली एलटी फूड्स का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, 252 के अराउंड चल रहा है और एक बार 255 के ऊपर निकलेगा तो काफ़ी एक बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो एलटी फूड में 255 के स्तरों पे नज़र रखनी चाहिए और अगर 255 के ऊपर क्लोजिंग लेता है तो बाय करना चाहिए। दूसरा दीपाली आप देखें जिस तरीके से इन्होंने फैट टैक्स लगाया है, कई स्टेट्स में लेकर बैन है, तो मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ चाहे ये एक ऐसी चीज़ बचती है जिसके स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, क्योंकि उस पर कोई बैन लगने वाला नहीं है। तो टी की तरफ नजर रखनी चाहिए। तो टी में कौन से स्टॉक्स फिर आपको अच्छे लग रहे हैं? टी में दीपाली टाटा ग्लोबल बेवरेजेस पे हमारी बाय कवरेज है। मुझे लगता है बाय दिसंबर इस स्टॉक के अंदर 170 175 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडिंग का नजरिया हो तो 224 के नीचे की स्टॉप लॉस लगाने चाहिए। मैक्लॉयड रसल काफी अच्छा लग रहा है, 200 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ मैक्लॉयड रसल को मौजूदा स्तरों पर बाय किया जा सकता है 224 225 के टारगेट के लिए। इसका नोटिफिकेशन देखना होगा, क्योंकि देखिए ये अभी जो खबर आ रही है, बिकॉज ये पहली खबर है, देश का पहला राज्य बना है जो कि फैट टैक्स लगा रहा है, लेकिन पैकेज्ड कोकोनट ऑयल और पैकेज्ड राइस ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बतौर इंग्रेडिएंट यूज़ होती हैं और कई फूड आइटम्स में। दूसरा, इन्होंने पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर सैंडविचेस जिस पर भी ये जंक फूड टैक्स लगाया है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोमिनोज और मैकडोनल्ड्स में ही मिलता है, और कई सारी चेन्स होती हैं जो ऑपरेट करती हैं जहाँ पर भी ये टैक्स लगता है। तो एक्चुअली इसका जो इम्पैक्ट है काफ़ी वाइड रेंजिंग होगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो लिस्टेड एंटिटीज़ हैं उस पर पहला इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जो कि इस समय दिख भी रहा है यहाँ पर। लेकिन 14.5% का टैक्स, दैट्स क्वाइट स्टीप गौरांग, काफ़ी स्टीप है ये। वही मैं जिक्र कर रहा था मीर के 14.5% का टैक्स फैट टैक्स के रूप में, तो फिर स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहा है, ये एक सवाल भी उठता है जहन में। दूसरी तरफ जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ कि किसी भी तरह के खाने पीने के पदार्थों को लेकर के महंगाई दर अगर ऊपर जाती है तो ये कंपनी बहुत ही सरल रूप में उपभोक्ता को पास ऑन कर देती है, अपने दाम बढ़ा देती है और उनका मार्जिन इंटैक्ट रहता है। अब ये 14.5% में से कितना उपभोक्ता को देना पड़ेगा और कितना ये हिट लेते हैं या फिर अपने आप के मार्जिन्स में एडजस्टमेंट करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जी, लेकिन रिएक्शन डेफिनेटली नेगेटिव है और वेस्ट लाइफ डेवलपर्स और जुबलेंट फूड्स दोनों शेयर्स दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। चलिए इसके अलावा कुछ और पॉकेट्स को देख लेते हैं जहां से परफॉर्मेंस आ रही है। लॉजिस्टिक्स पैक को देख लेते हैं, स्टूमिन लॉजिस्टिक, पटेल इंटीग्रेटेड, VRL लॉजिस्टिक्स, गति, ये सभी स्टॉक्स में बाइंग देखी जा रही है और दिन के उच्चतम स्तरों पर ये सभी शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं। राकेश को ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है या फिर क्या को ट्रेड लॉजिस्टिक्स में कैरी किया जा सकता है मंडे के लिए? दीपाली, एक तो गति पे नज़र रखनी चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है और जिस तरीके से गति का टेक्निकल स्ट्रक्चर है 175 के ऊपर अगर एक क्लोजिंग लेने में सक्षम होता है तो बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, तब ये स्टॉक 200 की तरफ हेड करेगा। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में भी हम एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए देख रहे हैं। स्नोमैन के अंदर नीचे में 78 एक सपोर्ट है और ऊपर में 92 93 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को बाय किया जा सकता है। और लॉजिस्टिक्स के अंदर एजेसिक लॉजिस्टिक्स का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लगता है और ये एकमात्र लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स है जो कि नए हाइस पे चल रहा है, किसी भी करेक्शन पे इसको बाय करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए इस बीच बाकी मार्केट को भी देख लेते हैं। जंक फूड की बात आई तो हम जंक फूड पे ही अटक गए, लेकिन बाकी मार्केट में तो कोई जंक नहीं दिख रहा है इस समय गौरांग को। ऐसे स्टॉक जो कि अवॉइड करना चाहें आप? देखिए, तिमाही नतीजों का सिलसिला थोड़े बहुत शुरुआत हमने आज देखी है और तीव्र गति से अगले हफ्ते से शुरुआत हो जाएगी मिहिर। उसको ध्यान में रखते हुए मेरा ये मानना है कि जो हाई बीटा सेक्टर है
और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनके ज़मीनी स्तर पर आसार सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको दूर रहना चाहिए। मिसाल के तौर पर रियल एस्टेट कुछ कंपनियां हैं, मेटल कंपनियां हैं, पावर कंपनीज़ हैं, सिलेक्टिव एविएशन कंपनीज से थोड़ी बहुत सावधानी आपको बरतनी चाहिए। ये सब पॉकेट्स है जहाँ पर शायद आपको थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस दिखाई देगा, और ख़ास करके जो मझौले और छोटे कैटेगरी के शेयर है इन सब क्षेत्रों में, इस पर थोड़ा बहुत आपसे सावचेती, आपको कॉशियस बरतने की मैं कवायद करूँगा। गौरांग, नतीजों की आपने बात की है तो कंफर्ट कहाँ दिख रहा है? कौन से कंपनीज के नंबर्स आपको लगता है कि अच्छे रह सकते हैं? तो दीपाली, क्षेत्रों के हिसाब से हम बात करें तो पहले तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉलोड बाय ऑटोज, एफएमसीजी, सीमेंट, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, आईटी, सिलेक्टिव फार्मा, सिलेक्टिव ऑटो एंसिलरी। ये एक ब्रॉड सेक्टोरियल थीम है जिसको देख कर हमें लग रहा है कि ये जो तिमाही नतीजे होंगे और इसके बाद आने वाली तिमाही जो नतीजे होंगे उसमें बेहतर रुझान आ सकता है, और उसके आधार पर आपको शायद कुछ कंपनियों के टारगेट्स ऊपर की तरफ भी रिवाइज होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। चलिए, इस बीच इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जापान एकमात्र देश है जहाँ पर इस तरह का टैक्स लागू है। डेनमार्क ने लगाया था लेकिन बाद में उन्होंने हटा लिया, जंक फूड पर जो टैक्स लगा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट। खैर चलिए, ये भी देख लेते हैं कि आज मार्केट का एडवांस डिक्लाइन कैसा है। जो बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं उनकी संख्या एक बार देख लेते हैं पूरे एनएसई पर क्या है। जो बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं वो है अराउंड 570, लेकिन नुकसान वाले स्टॉक्स की संख्या 950 के आसपास। अब ऐसे में बीटीएसटी कॉल्स क्या हो सकती हैं ये देखते हैं। साक्षी बताइए। शुक्रिया में शुरुआत करेंगे कृणाल दायमा की कॉल्स के साथ। पहली पिक इनकी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर है। यहाँ पर बीटीएसटी ट्रेड रेकमेंड किया है। टारगेट जो रेकमेंड किया है यहाँ पर 526 का है। स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 507 का। इनकी अगली पिक है पिडिलाइट पर। खरीदारी की सलाह यहाँ पर दी है। टारगेट यहाँ पर बताया है 747 का। स्टॉप लॉस हम नीचे में मेंटेन कर सकते हैं 719 का। अगली पिक्स है मुदित गोयल की तरफ से। ऑयल एंड गैस स्पेस से बीपीसीएल पर वेट कर रहे हैं खरीदारी के लिए। टारगेट बताया 1130 का और स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 1100 का। दूसरा पेंट स्पेस से पर्जर पेंट्स पर ये पॉजिटिवली बेट कर रहे हैं। बीटीएसटी ट्रेड रेकमेंड किया है। टारगेट बताया 302। स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं नीचे में 288 का। आखिरी पिक्स है मनीष शर्मा की तरफ से। इन्होंने दोनों ही पिक्स एसटीबीटी के लिए रेकमेंड किए हैं। पहली इनकी एक्साइड इंडस्ट्रीज पिक है। बिकवाली के लिए जो टारगेट रेकमेंड किया है 165 का है। ऊपर में हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 178 का। इनकी लास्ट पिक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पर। बिकवाली की राय। टारगेट बताया 113। स्टॉप लॉस ऊपर में हम लगा सकते हैं 122 का। शुक्रिया साक्षी आपका। तो ये कुछ ट्रेड्स बताए हैं साक्षी ने जहां पर पोजीशंस कैरी की जा सकती है नेक्स्ट सेशन के लिए। इस बीच आपको ट्रेडर्स कॉल भी बता देते हैं जहां पर पोजीशंस बना सकते हैं। और नितिन स्पिनर एक स्टॉक है जहां पर 130 के टारगेट्स आप खरीद सकते हैं और 118 का आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बाय कॉल है। दूसरा ट्रेड जो होगा वो है वेल्सपन इंडिया का। 117 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें 105 के स्टॉप लॉस के साथ। बाय करने की सलाह रहेगी। और एक और ट्रेड स्वाति होटकर की ओर से, इनफैक्ट ये दो ट्रेड्स होंगे जहां पर आप बेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भी अपने पसंदीदा शेयर्स पर इस शो में राय लेना चाहते हैं तो अपने स्टॉक का नाम हमें व्हाट्सएप करें 78400240 पर। आदित्य, दो ट्रेड जो आप कैरी करना चाहेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए? पहला स्टॉक रहेगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। स्टॉक देखें तो 4-5 दिन से अच्छा एक्यूमुलेट कर रहा है। तो हमको यहाँ से लगता है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में नेक्स्ट वीक में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक में 730-740 तक के लेवल दिखा सकता है। इसके 670 के स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक रहेगा टाटा स्टील का। टाटा स्टील में लास्ट कल के सेशन में काफ़ी बड़ा करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन निचले स्तर पर देखें तो 305-308 का सपोर्ट है फ्यूचर्स में स्टॉक ने। वहीं से आज थोड़ा सा एक पुल बैक देखने को मिला है। तो यहाँ पर हमको लगता है शॉर्ट कवरिंग के चलते टाटा स्टील में अच्छा मूव देखने को मिलेगा। ऊपर में 325 तक के लेवल दिखा सकता है नेक्स्ट वीक में। तो इसके अंदर एक लॉन्ग बनाकर चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 305। जी राकेश, आपकी ओर से कुछ ट्रेडिंग आइडियाज रहेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए या फिर पोजिशनल पर्सपेक्टिव से जिन पर बेट किया जा सकता हो? दीपाली, मुझे लगता है एक तो स्ट्राइट शासन को कैरी करना चाहिए मौजूदा स्तरों पर 1150 के स्टॉप लॉस के साथ 1200 के लक्ष्य के लिए। और दूसरा अंबुजा सीमेंट 250 का स्टॉप लॉस 270 के टारगेट के लिए अंबुजा को बाय करना चाहिए। जी, इस बीच आप देखिए HUL इस हफ्ते चलने वाला स्टॉक रहा है। निफ्टी 50 से 2.5% चला ये स्टॉक इस पूरे वीक में। डॉक्टर रेड्डीज में 2% ज़्यादा का मूव रहा। सिप्ला, अंबुजा सीमेंट ये कुछ और परफॉर्मेंस रहे इस वीक के। ल्यूपिन 5.5% की ओवरऑल वीक की परफॉर्मेंस है। BHL में 4.5% का उछाल रहा और HDFC लिमिटेड 3.5% वर्क बंद हुआ। गौरांग, कैपिटल गुड स्टॉक्स में हमने बीते कुछ सेशन से बाइंग देखी थी। आज फिर से मुनाफा वसूली हावी हुई है BHL में, LNT में, यही इंजीनियरिंग में, और नतीजों को लेकर भी बहुत स्ट्रॉन्ग आउटलुक नहीं है। आपकी राय क्या है इस पूरे सेक्टर पर अभी?
देखिए, तिमाही दर तिमाही अगर आप मापदंड करेंगे दीपाली कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र को, तो वो एक सही मापदंड नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को लेकर के काफ़ी लंबा समय लगता है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे क्लियरेंस होते हैं जो कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग को लेने होते हैं अलग अलग अथॉरिटी से, उसमें से भी काफ़ी कुछ दिक्कतें आती हैं। और जैसे मैं अभी कुछ समय पहले जिक्र कर रहा था कि सरकार ने इस क्षेत्र की हालत सुधारने के लिए कुछ बदलाव किए हैं, और जो सस्ता इंपोर्ट होता था चाइना से, उस पर पाबंदियां लगाने की कोशिश की है और एक संतुलन बनाने की कोशिश की है, जहां पर प्रतिस्पर्धा को देख करके एक नेगेटिव एडवांटेज भारतीय कंपनी को न मिले, उसका ध्यान रखा है सरकार ने। तो इसका ये सब का जो असर है ज़मीनी स्तर पर आने के लिए समय लगेगा। L&T, ABB, Alstom T&D, Siemens, KEC इंटरनेशनल टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ये लंबी अवधि के नज़रिए से मेरे ख्याल से ये बेहतर विकल्प है निवेश के लिए। जी, परफॉर्मेंस में आप देखिए एक चैम्फे बेलकलीज को 11% का उछाल अभी भी स्टॉक में, सुबह से ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग रहा है और 131 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। आप देखिए एक GIC हाउसिंग फाइनेंस, मजबूती इसमें सुबह से ही थी लेकिन अब और एक्सटेंड हुई है बढ़त, अब ऑलमोस्ट 7% की तेजी लेकर ये शेयर ट्रेड करा है 324 के लेवल्स पर। लॉजिस्टिक्स की हम बात कर चुके हैं, बाइंग है पूरी लॉजिस्टिक्स स्पेस में। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला लॉजिस्टिक्स शेयर, 7% की तेजी और 8780 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। और IFGL रिफ्रैक्टरीज 5.5% का उछाल यहाँ भी है। टिन प्लेट 5% की बढ़त लेकर यहाँ पर भी जो बढ़त है वो और एक्सटेंड हुई है आज के सेशन में। लेकिन आदित्य, अगर गेनिंग स्टॉक्स को देखें जो डेरिवेटिव्स में एक्टिव रहे हैं, उसमें से आपके कमेंट्स एक तो ग्लेनमार्क फार्मा पर क्या होंगे, और फार्मा से ही एक और स्टॉक जहाँ पर काफ़ी बेट किया गया है वो है कैडिला का। इन दोनों ही शेयर्स पर आपकी राय क्या है? दोनों ही स्टॉक्स देखें तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ग्लेनमार्क में एक अच्छे एक्यूमुलेशन के बाद पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली अपवर्ड मूवमेंट दिख रहे हैं, तो यहाँ से हमको लगता है कि स्टॉक 870-880 तक के लेवल दिखा सकता है। तो यहाँ से बिल्कुल एक रुझान हमारा पॉजिटिव ही है, यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। तो जिसके अगर किसी के पास है तो बिल्कुल कैरी करके चल सकते हैं। सिमिलरली का कैडिला में देखें तो आज काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक काफ़ी टाइम से 300-340 के एक बैंड में चल रहा था। कल के सेशन में स्टॉक ने उस रेंज को ब्रेक किया, आज हमने एक अच्छी खासी फॉलोअप बाइंग आते हुए देखी है। तो यहाँ से हमको लगता है कि कैडिला में 385-390 तक के लेवल्स कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही स्टॉक्स फार्मा सेक्टर में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और कोई भी अगर डिक्लाइन भी आता है, प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो ऐसा लॉन्ग पोजीशन लाने के लिए यूज़ करना चाहिए।